हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर की कवर किया था। अपने प्रॉब्लम्स जो इंडिया में है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे थे और टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल सीजन, ये अपना सेकंड टॉपिक होने वाला है। अब यहाँ की समझ लीजिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं सिर्फ सीजन्स की, मौसम की, तो अपने पास 4 मौसम हैं, 4 सीज़न हैं। ऑटम है, विंटर है, समर है और मानसून है। लेकिन जब बात होती है एग्रीकल्चरल सीज़न की, यानी कि ये उस मौसम के जैसा नहीं है, ये एग्रीकल्चरल मौसम होता है, यानी कि यहाँ पर खेती से रिलेटेड मौसम होते हैं। और ये टोटल जो है 3 होते हैं, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न और ज़ैद। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कुछ जगह आपको जो है ज़ैद की स्पेलिंग ऐसे मिलेगी, ठीक है? दोनों सेम है, दिक्कत की बात नहीं है। अब जो पहली सीज़न है रबी सीज़न, रबी सीज़न जो होता है, ये अक्टूबर-नवंबर के आस-पास जो है खेतों में बीज की बुआई हो जाती है और मार्च-अप्रैल के आस-पास जो है इन फसलों की कटाई हो जाती है। तो ये इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में जो भी फसल उगाई जाती है, हम लोग उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। ठीक है? इसमें आते हैं आपके व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी, ग्राम। बेसिकली ये होता है बेटा जो है आपका विंटर क्रॉप। ठीक है? विंटर के समय बुआई होती है, स्प्रिंग के आसपास से समर के स्टार्टिंग में जो है इसकी कटाई हो जाती है। और ऐसे क्रॉप्स को जो है ग्रो होने के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए। जैसे आपको जो है गेहूँ है, व्हीट है या आपका चना है, इसको शुरुआती स्टेज में ठंडा क्लाइमेट चाहिए। और जब पकने का समय आता है, जैसे आपका गेहूँ है या मस्टर्ड है, सरसों वगैरह जब पकने का समय आता है, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। ठीक है? रबी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं खरीफ। तो खरीफ जून टू जुलाई बेटा इसकी बुआई हो जाती है और अक्टूबर-नवंबर के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। इसमें आपके फसल होते हैं राइस, मेज़, मिलेट्स, कॉटन, पल्सेस। ठीक है? इसको जो है जब मानसून की शुरुआत होती है बेटा, तब इसको जो है बोया जाता है। और इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। गर्मी के आसपास इसकी बुआई होती है और ठंडी में जो है ठंडी की शुरुआत में इसकी कटाई हो जाती है ऐसे फसलों की। इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। जायद, जायद क्रॉप कौन से होते हैं? मार्च जून के आसपास। देखो, इधर बेटा अप्रैल में कटाई हो गई, ठीक है? और इधर इसकी जून में बुआई हुई। यानी एक फसल बेटा अप्रैल में कट गया, आपका खेत हो गया खाली। अब खेत में अभी आपके कुछ भी नहीं है, ठीक है? और खेत आपका खाली कब तक है बेटा? जून तक, क्योंकि नेक्स्ट जो है आप फसल उगाएँगे जून। तो आपका खेत जो है कहीं न कहीं अप्रैल से लेके जून तक खाली है। कुछ लोग का खेत ऐसा नहीं है कि जून में ही खाली होगा, अप्रैल में ही खाली होगा, कुछ लोग का मार्च में भी खाली हो जाता है। तो ऐसे में उनके अपने खेतों में लोग क्या करें, खेत को ऐसे वेस्ट तो कर नहीं सकते वो उतने समय को। तो ऐसे में लोग उगाते हैं बेटा जायद फसल। मार्च से जून इसका शॉर्ट सीज़न होता है। इसमें आपका वाटरमेलन, कुकम्बर, मस्कमेलन, फूडर, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें लोग उगा लेते हैं, ठीक है? इसको रबी और खरीफ के बीच में जो है उगाया जाता है। इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए और लेकिन पानी चाहिए, तो हम लोग इसको उसमें बारिश तो होती नहीं है, तो इरिगेशन की मदद से हम लोग इसको जो है पानी दे देते हैं। एक और बात बेटा ध्यान देना है, डायरेक्ट जो है 1 नंबर में पूछ लेता है कि रबी, खरीफ या जायद क्या होता है? तो अगर पूछे रबी क्या है, तो बोल देना है कि सिंपली अ क्रॉप दैट इज़ सोन इन अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च टू अप्रैल, फॉर एग्जांपल व्हीट। खरीफ पूछ ले तो वही अ क्रॉप दैट इज़ सोन, सोन मतलब बुआई, इन जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू नवंबर, फॉर एग्जांपल राइस। और जायद का भी वही सिंपल मार्च टू जून, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन या कोकम्बर। अब देखते हैं बेटा सीरियल्स क्या होते हैं, ठीक है? सीरियल समझ लीजिएगा क्या होते हैं। सीरियल्स होते हैं ग्रासेस, एक घास होती है जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, क्योंकि इनका जो सीड्स होता है वो एडिबल होता है, यानी हम लोग उसके सीड्स को क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। आल्सो नोन एज़ ग्रेन, आल्सो नोन एज़ ग्रेन्स। अब यहाँ एक चीज़ बेटा समझ लेना है कि जो आपका व्हीट हो गया या आपका जो राइस हो गया, ये सब भी जो है ग्रास ही होते हैं। और आप ध्यान से देखें तो हम लोग इनके किस पार्ट को खाते हैं? हम लोग इनके सीड्स को खाते हैं, ठीक है? ये सब होते हैं बेटा सीरियल्स। अब हम लोग को देखना है कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम लोग का जो सिलेबस में क्रॉप है वो है अपना राइस। राइस का मतलब आपका चावल। सीज़न बेटा अब मुझे बताओ, राइस की हम लोग ऊपर देखिए कौन सा सीज़न है इसका, एग्रीकल्चर सीज़न कौन सा है? खरीफ सीज़न है, ठीक है? और इसको जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। देखिए, अगर आप इसको लिख लेंगे 23 टू 29 या 22
231, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बस इतना देखना है कि हमेशा जो टेम्परेचर होगा, वो वार्म टेम्परेचर होगा, क्योंकि खरीफ खुराक का जो बुआई के समय जो टेम्परेचर होता है, वो वार्म होता है, तो हमेशा वार्म रखना है, ठीक है? आपको 15 तक नहीं चले जाना है, 15 डिग्री, क्योंकि वो ठंडा क्लाइमेट होता है, ठीक है? राइस हमेशा गर्म होता है, टेम्परेचर भी ऐसे याद नहीं करना है, समझ लीजिए राइस है तो गर्म टेम्परेचर उसको चाहिए चाहिए, तो गर्म ऐसे होता है। फिर रेनफॉल, हाँ, ये ध्यान रखना, जो राइस होता है बेटा, इसको काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, 150 टू 200 सेंटीमीटर, ये काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। काफ़ी ज़्यादा इसको बेटा पानी आवश्यक होता है उगने के लिए। इसको मिट्टी कैसे चाहिए होती है? इसको बेटा मिट्टी चाहिए होती है डीप, जो कि काफ़ी अंदर तक फर्टाइल हो, थोड़ा क्लेई हो, थोड़ा-सा कीचड़ जैसी मिट्टी हो, ताकि उसके अंदर जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब कितनी देर तक अपने अंदर वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करके रख सकती है, वो हाई हो, ठीक है? क्वेश्चन बनता है, मेंशन एनी 2 क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, तो आप ऐसे लिख देंगे दोनों। अब मेथड ऑफ कल्टीवेशन देख लेते हैं, यानी कि बुआई के तरीके देख लेते हैं। तो पहला अपना बेटा है जो मेथड, डिबलिंग मेथड है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें जो सीड्स है, वो कुछ रेगुलर इंटरवल पर जो है, छोटे-छोटे होल्स बना के जो है, हम लोग अपने हाथों से ऐसे रख देते हैं। आप लोग देख सकते हो, कई बार हाथों से नहीं, कुछ छोटे-मोटे ऐसे औज़ार होते हैं, उससे रख देते हैं। ये सूटेबल होते हैं बुआई के लिए मेज यानी कि मक्का, कॉटन या फिर पल्स। इसका एडवांटेज क्या है बेटा? इसका फ़ायदा ये है कि यूनिफ़ॉर्म स्पेसिंग होती है, यानी कि आप एक बीज यहाँ रख रहे हो, दूसरा इधर रख रहे हो, तीसरा ऐसे रख रहे हो, तो देखो सबके बीच में एक यूनिफ़ॉर्म गैप है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और इसमें क्या है कि अपने हाथ से रख रहे हो, तो इसमें जो सीड का वेस्टेज वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आप खुद ही जो है हर जगह अपने हाथ से सीड्स को रख रहे हो जहाँ पर आपकी आवश्यकता है। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है कि लेबर इंटेंसिव होता है। सोचिए आपको पूरे खेत में ऐसे अपने हाथों से बीज रखना पड़े, तो कितना समय लग जाएगा। कुछ लोगों को भी आपको हायर करना पड़ेगा, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपका लेबर लग जाएगा, मेहनत लग जाएगी। ब्रॉडकास्टिंग मेथड है बेटा नेक्स्ट। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है फैलाना, छिड़कना। आप देख सकते हो इस इमेज में जो किसान हैं, ये अपने हाथों से जो है कुछ सीड्स को जो है देखिए, ये खेतों में फेंक रहे हैं। ये है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सॉइल, देखो मिट्टी पे सीड्स को स्कैटर किया जा रहा है हाथ के ज़रिए, और कई बार मशीन के ज़रिए। मोस्टली मशीन नहीं यूज़ होता है, हाथ ही यूज़ होता है, क्योंकि अपने यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, किसान मोस्टली पुअर हैं, तो लोग हाथ का उपयोग करते हैं। और मोस्टली जो है ये व्हीट और राइस की जो है बुआई में यूज़ होता है। इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा है कि काफ़ी क्विक होता है, काफ़ी ईज़ी मेथड है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अनइवन ग्रोथ होता है। यानी कि जो है, अब जैसे मान लीजिए आपका अपना खेत है ये, आप जो है सीड्स को छिड़क रहे हो, तो आपको मालूम ही नहीं कि कुछ सीड्स यहाँ पे ज़्यादा गिर गई, फिर कुछ सीड्स यहाँ कम गिर गई, ठीक है? अब यहाँ ज़्यादा सारे पेड़ उग जाएँगे, यहाँ कम पेड़ रहेंगे, कुछ सीड्स इधर चला आएगा इनके खेत में, या कुछ बाउंड्री पे सीड्स रह जाएँगे। तो इससे जो है अनइवन ग्रोथ होगा, और सीड भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान भी है। थर्ड मेथड है ड्रिलिंग, ठीक है? सीड्स आर सोन इन रोज़ यूजिंग अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बेटा कैसे होता है? मोस्टली अपनी इंडिया में कैसे लोग यूज़ करते हैं, एक बैम्बू ले लेते हैं, ट्रेडिशनली है ये, पुराना मेथड है, बैम्बू ले लेते हैं, ठीक है? बैम्बू के आगे कट कर लेते हैं, बैम्बू के आगे जो है ये लोग कट कर लेते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। बैम्बू ले लिया, बैम्बू के आगे ये लोग जो है इसे कट कर लेते हैं, ठीक है? अब बैम्बू के अंदर आपको मालूम बाउंड्रीज़ होती हैं, ये लोग बाउंड्री को भी जो है ऊपर से हटा देते हैं, फिर ये प्रॉपर एक होल बन जाता है। ये एक छोटा सा होल कर देते हैं, और ऊपर से जो है ये लोग पूरा ग्रेन्स इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसको ये लोग बैम्बू को ऐसे लेके खेत में जिधर भी जाते हैं, तो उस छोटे होल से जो है 1-1 सीड्स जो है उस खेत में गिरता जाता है, और इन लोगों का काम अपना हो जाता है, बुआई हो जाती है, ठीक है? सूटेबल होता है व्हीट, पल्स और ऑयल सीड्स के लिए। इसके एडवांटेज यही है कि एक प्रॉपर डेप्थ पे, प्रॉपर स्पेस पे जो है अच्छे से बुआई होती है, लेकिन नुकसान यही है कि इक्विपमेंट्स जो है चाहिए होते हैं। हालाँकि इक्विपमेंट्स जो है हम लोग अपने घर पे बना लेते हैं, कुछ ट्रैक्टर वगैरह भी इसको काम को करते हैं, जो कि कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन जो बैम्बू वाला मेथड है ये घर पे ही बन जाता है, तो इतना डिसएडवांटेज जो है आप ये वाला नहीं लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड, खेत में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक-एक पेड़ को जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है किसी और जगह से लाकर। और आप क्या बता सकते हैं ये किस चीज़ के बुआई के लिए यूज़ हो रहा है? राइस। जी। सीडलिंग्स ग्रो इन नर्सरी आर रिप्लांटेड इन द मेन फील्ड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी-सी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। छोटे-से खेत में जो है हम लोग प्रॉपर्ली जो है बीज को डाल देते हैं राइस के, पैडी के, और फिर वहाँ पर खूब सारे जो है पेड़ उग जाते हैं।
ठीक है? और फिर हम लोग वेट करते हैं करीब 4 टू 5 वीक्स, जब प्लांट प्रॉपरली छोटे-छोटे हो जाते हैं, 15 सेंटीमीटर, 20-25 सेंटीमीटर, तब हम लोग जो है इसको वहाँ से उखाड़ लेते हैं। ये सूटेबल होता है राइस के लिए, ओनियंस के लिए, टोमेटो के लिए। इसका एडवांटेज यही होता है कि यहाँ से हम लोग उखाड़ते हैं तो हम लोग सिर्फ हेल्दी प्लांट्स को ही लेते हैं, ठीक है? और जो अच्छे प्लांट्स हैं हम लोग उसको वहीं छोड़ देते हैं। नुकसान ये है बेटा कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और फिर हम लोग यहाँ से उखाड़ के क्या करते हैं, फिर अपने किसी मेन खेत में जो है, हम लोग अपने मेन खेत में इसको जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। आप लोग इमेज में देख रहे होते हैं जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। किसी और खेत से लाकर जो है यहाँ पर नर्सरी में तैयार करके यहाँ पर लाके प्रॉपर स्पेसिंग के साथ जो है अच्छे हेल्दियर प्लांट्स को जो है प्लांट कर दिया जा रहा है। यह है ट्रांसप्लांटिंग मेथड। अब प्रोसेसिंग देखते हैं अगेन। अब हम लोग राइस का अगेन जो है प्रोसेसिंग देखते हैं। हम लोग ऊपर राइस की बोई देख चुके हैं। अब राइस को जो है प्रोसेसिंग का यही है कि पहले हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं। हम लोग पहले इसको जो है कटाई करते हैं, फिर हम लोग इसको जो है थ्रेश करते हैं और फिर विनोड करते हैं। अब थ्रेश का मतलब बेटा क्या हुआ, यही जो आप इमेज में देख रहे हो, किसी एक वुडन ब्लॉक पे हम लोग उसको पीटते हैं जिससे इसके जो ग्रेन्स हैं वो पेड़ से छूट जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। और फिर विनोड मीन्स दैट मीन्स कि बिल्कुल ऐसे बेटा हवा चलती रहती है और इस हवा के फ़ोर्स से जो लाइट इसमें कुछ आ जाते हैं आपके एक्स्ट्रा वगैरह या हस्क वगैरह, ये उड़ के इधर चले जाते हैं और जो आपके हैवी ग्रेन्स होते हैं ये नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इसको विनोइंग बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है ये। फिर पॉलिश करते हैं और पैकेज कर देते हैं, फिर राइस मिल्स में हम लोग बेच वगैरह देते हैं। इंडिया में कहाँ मिलेगा, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल राइस का, फिर अपना यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, कई सारे अपने स्टेट्स हैं। दूसरा जो अपना क्रॉप आता है अपने सिलेबस में है वो है व्हीट। रबी क्रॉप है, मतलब बुआई इसकी ठंडी में होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, ठंडी की फसल है तो ठंडा क्लाइमेटिक कंडीशन भी चाहिए, यानी कि जब बुआई होती है बेटा तो टेम्परेचर काफ़ी कम चाहिए, 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस। फिर वही बात, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखो, आप अपने हिसाब से भी जो है थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कर देना है कि यहाँ पर आप लिख दीजिए सीधा 25 डिग्री सेल्सियस, फिर वो गर्मी हो जाएगी। ठीक है, और पकने के समय बेटा गर्मी चाहिए होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। रेनफॉल ठंडी की फसल में अक्सर कम ही चाहिए होता है, तो इसमें रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर जो है इनफ होता है। सॉइल रिक्वायरमेंट वही अच्छी जो है मिट्टी चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड, अच्छी से जुताई की हुई मिट्टी चाहिए होती है और एलुवियल सॉइल भी आपको जो है इसके लिए बेहतरीन माना जाता है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, तो पहले तो हम लोग जो है मशीन से प्लग करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं। बुआई के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जो है अपना ये वाला मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको इरिगेट करते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत 3-4 इरिगेशन हम लोग करते हैं पूरा फसल के पीरियड में। और फिर हम लोग अभी जो फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं इसमें एचवाईवी सीड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके, ताकि हाई प्रोडक्शन मिल सके। इसका प्रोसेसिंग भी सेम मेथड, थ्रेशिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग उसको मिल में भेज देते हैं, फिर वहाँ से आटा बनाते हैं और फिर आटे को हम लोग कंज़्यूम भी करते हैं, बेचते भी हैं। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो व्हीट है इंडिया में बेटा वो अपना यूपी है। और अगर देखा जाए पर हेक्टेयर कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो अपना पंजाब हो जाएगा, ठीक है? फिर तीसरा जो है बेटा मिलेट्स है। मिलेट्स में जो है आपके सिलेबस में 3 फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। मेनली ये खरीफ क्रॉप होती हैं और इनकी कुछ ही वैरायटी हैं जो रबी क्रॉप होती हैं, लेकिन मेनली जो है ये खरीफ क्रॉप ही मानी जाती हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन इनका बेटा जो है गर्मी वाला है, 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है ये काफ़ी मॉडरेट चाहिए होता है, 40 टू 100 सेंटीमीटर। अगर ड्रॉट जैसी कंडीशन है, जैसे कि थोड़ा सूखा वाला स्थिति है, तो भी ये लोग जो है उसको हैंडल कर लेते हैं। यानी कि बेसिकली आप इनको ये समझ लीजिए कि ये लोग फसल की दुनिया के विराट कोहली होते हैं। यानी कि आप इनको कैसी भी कंडीशन दे दीजिए, ये लोग उभर के आगे आते हैं। वैसे ही अपना मिलेट्स होते हैं, अच्छी बारिश हो चाहे ना हो, सूखा हो चाहे जैसा हो, टेम्परेचर हाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग जो है अच्छे से उभर के आते हैं मिलेट्स। इनके सॉइल रिक्वायरमेंट्स बेटा क्या होती हैं, अगर अच्छी मिट्टी नहीं, पुअर मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, सैलो ब्लैक सॉइल है, कोई दिक्कत नहीं है, उगेंगे ये लोग। कल्टीवेशन का बेटा जो तरीका है, रो प्लांटिंग तो नहीं यूज़ होता है उतना ज़्यादा, कुछ ही जगह यूज़ होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, यानी कि स्कैटरिंग मेथड है। काफ़ी मिनिमल इरिगेशन चाहिए, काफ़ी कम सिंचाई चाहिए इसके लिए और इनपुट्स भी काफ़ी कम चाहिए, यानी कि फर्टिलाइज़र वगैरह कोई आवश्यकता उतनी है नहीं इसमें। प्रोसेसिंग के लिए वही ग्रेन्स को क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है आटा वगैरह बना दिया जाता है, फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और इसका जो अपना जो मिलेट्स है, इसका जो कंटेंट होता है उसका
विटामिन्स वगैरह का या मिनरल्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? काफ़ी अच्छा क्रॉप माना जाता है ये। इंडिया में मोस्टली आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, राजस्थान वगैरह, कर्नाटक वगैरह में मिलेगा ये सब चीज़ें। ये न्यूट्रीशियल्स होते हैं, जैसे कि वही होता है ना, ये रिच होते हैं आयरन में, कैल्शियम में, फाइबर में, अच्छे क्रॉप्स होते हैं। पल्सेस, ग्राम, अरहर, मूँग, उड़द, मसूर, अपनी जो दालें होती हैं, हम लोग इसमें उसको कवर कर रहे हैं और एक ही में सारे कवर हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अपने मिलेट्स को देखा है कि में सब कवर हो गया, वैसे ये भी कवर हो जाएगा। ये भी मोस्टली बेटा रबी होती हैं इसकी, लेकिन हाँ, कुछ फसलें इसकी रबी हैं, जैसे ग्राम और मसूर की जो दाल होती है वो रबी क्रॉप है, और जो आपका मूँग और उड़द है वो खरीफ क्रॉप है। क्लाइमेटिक कंडीशन 20-30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉइल रिक्वायरमेंट बेटा लोमी सॉइल, बेल्ट ड्रेन, प्रेफर्ड ड्राई रीजन, ऑलमोस्ट सभी के लिए सॉइल्स कंडीशन एक ही होनी चाहिए। और अगर जो है सॉइल उतनी अच्छी ना हो, मार्जिनल या डिग्रेडेड सॉइल हो, तो भी ये उग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कल्टीवेट कहाँ होता है? अक्सर वहाँ जहाँ थोड़ी बारिश होती हो, वहाँ पर ये कल्टीवेट हो जाता है। लो इनपुट इसमें भी चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह इसको नहीं चाहिए, ठीक है? इसको मोस्टली रोटेशन क्रॉप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बार उगाया, कोई दाल आपने उगाई, और दाल के बाद आप उगा लेंगे मान लीजिए व्हीट, या फिर कुछ भी आप उगा लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो है लिग्मिनियस क्रॉप होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ये जो आपके सीरियल्स हैं, सॉरी पल्सेस हैं, ये आपके मिट्टी में जो है नाइट्रोजन के लेवल को रिस्टोर कर देता है। यानी कि इससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो और अच्छी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि एक बार जो है दाल उगा लेते हैं, अब उससे क्या होता है कि उनकी मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी हो गई है, तो उससे जो नेक्स्ट क्रॉप लोग उगाते हैं, तो वो अच्छी प्रोडक्शन देता है, प्रोडक्शन देता है वो। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग वही है, थ्रेसिंग, ड्राइंग, मिलिंग, फिर दाल बन जाता है, फिर ग्रेड करते हैं अच्छी कैटेगरी दाल, थोड़ा इन्फीरियर कैटेगरी दाल, और बेच दिया जाता है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो इंडिया में बेटा दाल के हैं, वो अपने हैं मध्य प्रदेश, फिर अपना यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका। अब इंडिया में जो है दाल इतना फेमस इसलिए है बेटा, क्योंकि जो है ये मेन सोर्स है अपने इंडिया में प्रोटीन का। और अगर बात की जाए हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी दाल का हाईएस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में, तो अपना इंडिया। और हाँ, हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस, दाल का सबसे ज़्यादा खाने वाला देश, वो भी अपना इंडिया ही है। ये रहा आपका जो है एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर, ठीक है? कहीं कोई अगर डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में सीधा एकदम क्वेश्चन पूछ लीजिए। और मैं देखो कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके टोपोग्राफी के लिए, उसको भी हम लोग कवर कवर करें, क्योंकि वो एकदम कंपल्सरी होता है वाला चैप्टर, उससे 10 मार्क्स तो बनते हैं, तो एकदम उसको सही से देखना है। मैं देखता हूँ उसके लिए, चलिए ठीक है।